रांझा साहब, एक तो इसकी लीगल पोजीशन क्या है, आप बैरिस्टर हैं, आपको ज़ाहिर है पता होगा बेहतर। दूसरा ये बताइएगा, जो वो बात कर रहे हैं कि अगर हमारी हमारी इंटेंट को आप एक तरफ वो कहते हैं कि अगर हमें लगता है स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, वो कि इस पे ज़ाहिर है मजीद बहस हो सकती है, लेकिन वो कहते हैं हमारी नीयत को शक ना किया जाए, हमारा काम है, गवर्नमेंट ऑफ द डे का काम है स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। योर टेक ऑन। आदिल साहब, उसमें एक चीज़ तो पहली ये है कि ये जो प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, इस प्रोसीडिंग में जो कंप्लेनेंट हैं वहाँ पे ये गालिबन सू मोटो की प्रोसीडिंग्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं, और उसमें कंप्लेनेंट्स कुछ पीटीआई के, शायद मेरे इल्म में नहीं है कि पीटीआई की तरफ से कोई कंप्लेनेंट बना हो या वो इस केस को प्रोसेस वहाँ पे परसू कर रहा हो। ये सो मोटो था, उसके ऊपर फिर ये सारी जो अकाउंट्स की डिटेल्स वगैरह आई हैं। अब गवर्नमेंट किस तरह उसमें पार्टी बन सकती है अभी कानूनी तौर पे, तो मुझे भी ये समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट, ज़ाहिर है उसमें पार्टी बनेगी अगर स्टेट का पैसा इन्वॉल्व है, और ये फिर वहाँ पे रिव्यू अभी तक जब तक डिसीजन नहीं आता तो उसके डिसीजन के आने से पहले हो सकता है ये एप्लीकेशन दे लें। अब तो ये इनका लीगल राइट है, लेट्स सी कि ये इसको किस तरह से आगे लेके चलते हैं, और उसका लोकल स्टैंड है क्या होगा जो ये दरख्वास्त देंगे वो मेंटेनेबल मेरे ख्याल से हो जाएगी, क्योंकि स्टेट अगर कोई कहीं पे पब्लिक मनी या कोई इस तरह का चीज़ इन्वॉल्व हो तो गवर्नमेंट जो है वो पार्टी बिल्कुल बन सकती है। बट दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ जो उसकी लीगल साइड है वो तो ये है, जो इसकी पॉलिटिकल साइड है कि जो इमरान खान साहब के पार्टी के जो रुकन थे जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में जरदारी साहब को नाअहल करने की एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन जो है वो वापस ले ली है। तो अब यहाँ से ये जाहिर होता है कि एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन से अपनी दरख्वास्त ये वापस ले रहे हैं जो ये दे रहे हैं पीटीआई जरदारी साहब के खिलाफ वहाँ पे, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम बिलावल साहब को जो निकाला गया है ईसीएल में से या मुराद अली शाह को, उसके खिलाफ हम रिव्यू में जाएंगे। और ये एक बड़ी अहमकाना सा मैं समझता हूँ कि ये जो जब ये नाम डाले गए हैं, ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ऑर्डर किया है कि आपने एक पूरी 200 या 300 जितने भी लोग थे उन सब लोगों के जो नाम हैं आपने ईसीएल में डाल दिए हैं, लेकिन आपने तहकीकात नहीं की कि किस बंदे का क्या रोल बनता है। अब जिस तरह मुराद अली शाह साहब का मुझे ये मेरे इल्म में आया, बल्कि शैला साहब के ज़रिए एक प्रोग्राम में मुझे इस चीज़ का इल्म हुआ कि वो तो किसी दौर में फाइनेंस मिनिस्टर थे और सिंध बैंक से कोई फाइनेंसिंग हुई थी, और उनको इम्प्लीकेट किया गया कि वो बीइंग अ फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने कोई वहाँ पे अपना रोल प्ले किया और उन्होंने फाइनेंसिंग करवाई। सर अब टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक फाइनेंस मिनिस्टर का कोई किसी किस्म का रोल नहीं होता, ना वो बोर्ड में आता है किसी तरह से सिंध बैंक के, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर हो, या कोई उसकी जो पावर्स हैं जहाँ पे लेंडिंग या वो फाइनेंसिंग कर रहे हैं उसके बीच में उसकी कोई से इन्वॉल्व हो, फाइनेंस मिनिस्टर की कोई नहीं होती। तो ये तो बिल्कुल ही एक गलत बात थी। और दूसरी तरफ बिलावल साहब का, और मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ऑर्डर किया है वो उन्होंने इनका जो पूरा अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस था उसके ऊपर जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग रहा था कि बिलावल अगर 1 साल का था जब वो ऑफेंस कमिट हुआ, या जब ये सारा जो इल्ज़ामात जरदारी साहब के खिलाफ हैं वो जब डेवलप होना शुरू हुए तो बिलावल की उम्र 1 साल थी। तो ये किस तरह पॉसिबल है कि 1 साल का बच्चा जो है उसको आप उसका नाम ईसीएल पे डाल दें और अगर वो उस क्राइम में इन्वॉल्व ही नहीं है। सिमिलरली अब वही चीज़ जो है, और ये मैं समझता हूँ कि जेआईटी की क्रेडिबिलिटी भी अब सुप्रीम कोर्ट में जब कहा गया कि जेआईटी की रिकमेंडेशन थी कि इनको डालें, और सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी की डिसीजन को अगर दुरुस्त नहीं कहा और कहा कि इनके नाम जो है वहाँ से रिमूव किए जाएं, तो आप समझ लें कि जेआईटीज़ की जो क्रेडिबिलिटी इन पाकिस्तान इन द कमिंग टाइम्स वो भी एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क का उसके ऊपर लग गया, वो भी एक सवालिया निशान उसके ऊपर लग चुका है। जेआईटीज़ की क्रेडिबिलिटी भी अब जो है वो खत्म हो गई है। तो ये अब आने वाले वक्त में देखें पता लगता है कि ये किस तरफ मामला जो है जाएगा। जेआईटी के अंदर जो बातें की गई हैं उस पर तो कोई एतराज नहीं उठाया, ना उस पर कोई बात की है। उन्होंने तो सिर्फ ये बात की है कि ईसीएल में जो नाम डाले गए हैं, जब नहीं कहा था कि बिलावल साहब का नाम डाला जाए या फिर मुराद अली शाह साहब का नाम डाला जाए, वो डाल दिया, तजावुज़ किया है आपने। इसके अलावा तो जेआईटी के स्टेटमेंट्स पे या जेआईटी की इन्वेस्टिगेशन पे तो कोई बात नहीं की है। देखिए अब मुराद अली शाह साहब का मैंने रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशन है कि जिन लोगों का नाम जो मैंने लिस्ट पढ़ी थी उसके बीच में तो मुराद अली शाह साहब का भी नाम था, बिलावल भुट्टो साहब का भी नाम था। हो सकता है कि जेआईटी ने अब तफसीली वो 164 जितने भी सफ़ात पे मुश्तमिल वो डॉक्यूमेंट है, मुझे पढ़ने का पूरा इत्तेफाक नहीं हुआ,
लेकिन अगर इस क्वेश्चन इसके अंदर आप ये देखें कि यही बात सामने आ रही है जो कि कुछ कॉलम्स में और अखबार के एडिटोरियल्स में मैंने पढ़ी है कि जेआईटी के हवाले से, कि उसकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से काफ़ी तबसरा उसके ऊपर चला है कि ये आगे आने वाले वक्तों में अब जेआईटीज़ का जो फ्यूचर होगा पाकिस्तान में वो किस तरह का होगा।